और शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। तो हाल ही में यूको बैंक में आईएमपीएस में टेक्निकल दिक्कत के कारण 820 करोड़ रुपए इधर उधर हो गए। इससे बैंक और ग्राहक दोनों को परेशानी हुई। इससे पहले भी हम कई बार बैंकिंग सिस्टम में टेक्निकल दिक्कतों की समस्याएं सुन चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पब्लिक बैंक्स को अपने डिजिटल ऑपरेशंस की समीक्षा करने की बात कही है। आज हम समझेंगे कि आखिर बैंकिंग में तकनीकी गड़बड़ियां कब ठीक होंगी। साथ ही कभी अचानक आपके खाते से पैसा अगर कट जाए या अचानक आपके खाते में पैसा आ जाए तो क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। यूको बैंक ने हाल ही में गलती से ग्राहकों के अकाउंट में 820 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। मामले का खुलासा होते ही बैंक ने आनन फानन में रिकवरी का प्रोसेस शुरू किया, मगर उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। 820 करोड़ में से 649 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, जबकि 149 करोड़ रुपए पर बैंक ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। बैंक के मुताबिक आईएमपीएस यानी तत्काल भुगतान सेवा में तकनीकी गड़बड़ी के चलते ये रकम ट्रांसफर हुई। हालांकि इस पूरे मामले में चल रही सीबीआई जांच में शक की सुई राजस्थान के 2 शहर जयपुर और जोधपुर पर अटक गई है। सीबीआई जांच में पता चला है कि इस महीने की शुरुआत से ही जयपुर और जोधपुर के कई बैंक ग्राहक इस दिक्कत का सामना कर चुके हैं। सबसे ज्यादा समस्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट से यूको बैंक में आईएमपीएस करने में आ रही थी। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खाते से पैसा डेबिट नहीं हुआ था, लेकिन यूको बैंक के खाते में क्रेडिट हो जाता था। ये गड़बड़ी पहली बार 10 नवंबर को हुई। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई और बैंक के 820 करोड़ रुपए फंस गए। फिर बैंक ने इन खातों से लेन देन बंद कर पैसा रिकवर करने की कार्रवाई शुरू की। इधर वित्त मंत्रालय ने यूको बैंक में हुई गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए सरकारी बैंकों से अपने डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम की समीक्षा करने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी साइबर सेफ्टी की जांच करें और उसे मजबूत बनाएं। बैंकों को कड़ी निगरानी रखने और साइबर खतरों के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब डिजिटल बैंकिंग पर जोर देने के बीच बैंकों में कई तकनीकी समस्याएं देखी गई हैं। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने चेन्नई में एक कैब ड्राइवर के अकाउंट में गलती से 9,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ एस कृष्णन ने अपना पद छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। आर के ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एमडी एंड सीईओ रहे हैं यूको बैंक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान आनंद कुमार बजाज, फाउंडर एंड सीईओ हैं पे नियर बाय के। बहुत बहुत स्वागत है बजाज सर आपका भी हमारे शो पर। मैं ठक्कर सर चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। आई एम श्योर आप इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहे होंगे। क्या समझ में आया सर अब तक, ये एग्जैक्टली हुआ कैसे? एक रोबस्ट फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन मैकेनिज्म कहा जाता है कि हर बैंक के पास होता है, यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम रह गई सर? देखिए, कहीं ना कहीं तो जो इस टाइम जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये, जैसे आपने भी बताया कि ये जयपुर और जोधपुर में 2 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जहां से ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है। और अगर आप देखें कि अगर जो मैं समझता हूं कि अगर सिस्टम एज सच में कुछ दिक्कत होती तो परहैप्स ये खाली एक बैंक से, मतलब कि आईडीएफसी और यूको बैंक तक सीमित नहीं रहता शायद। जहां तक कुछ समझ आ रहा है कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो बैंकिंग के जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसको और फर्दर आप चेक कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए, काफी रोबस्ट मैकेनिज्म, हर एक बैंक के फायर वॉल्स होती हैं, तो इसको इनफिल्ट्रेट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जो जब आप एक देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक जगह से या स्पेसिफिक बैंक से या स्पेसिफिक अकाउंट्स के अंदर ही जो पैसा आ रहा है, और उसमें से कुछ काफी हद तक जो 149 करोड़ जो रिकवर नहीं हो पाया, जो कि जिन लोगों के खाते में क्रेडिट हुआ उन्होंने निकाल लिया है,
इससे लगता है कि ये कोई हैकर है या कुछ एक गैंग है जिसने कुछ लूप होल निकाला है सिस्टम के अंदर। हम्म। आईएमपीएस ऐसा नहीं है कि खाली यूको बैंक में है या खाली आईडीएफसी में है। ये तो एक पूरा देश का मैकेनिज्म है जो एनपीसीआई के थ्रू वर्क करता है। तो अगर ये बाकी बैंकों में नहीं आया है, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये इसमें कुछ लूप होल कैसे निकाला गया है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा, या जब अपने इंटरनली भी जब बैंक अपना देखेगा सिस्टम में कहाँ पे टेक्निकली कहाँ पे इश्यूज आए हैं, सर तभी मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रेकडाउन कीजिए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये आईएमपीएस जो है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सारे बैंक्स से इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से ये काम होता है और अलग अलग बैंक्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं इसमें? हाँ जी, मैं बताता हूँ। ये जो आईएमपीएस है, ये रियल टाइम फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें इमीडिएटली किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक खाते से दूसरे खाते में अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। और इसका मैकेनिज्म जो होता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने बैंक में, चाहे वो रिसीवर है चाहे वो सेंडर है। और इसका जो मेन जो होता है वो एक आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है अकाउंट, प्लस आपको जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको MMID एक कोड दिया जाता है। तो ये मोबाइल नंबर और MMID कोड से कोई भी आदमी किसी भी बैंकिंग चैनल, चाहे मोबाइल बैंकिंग है, चाहे वो एटीएम है, चाहे वो दूसरे मैकेनिज्म है, उनके थ्रू इमीडिएटली MMID और मोबाइल नंबर डाल के किसी को भी रियल टाइम का मतलब है कि इमीडिएटली ट्रांसफर पैसा कर सकता है। और इसमें बैंकों के अलावा जो कि बैंक मतलब कि जो लाइसेंस्ड है आरबीआई से, उसमें जो पीपीआईज है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, वो सब भी इसके मेंबर्स हैं। ओके। तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि 800 से ऊपर टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपस में कि कहीं भी अमाउंट कैसे इमीडिएटली कोई भी आदमी मोबाइल नंबर और MID कोड से कभी भी किसी टाइम भी 24/7 × 365 ट्रांसफर कर सकता है। तो ये एक दिन में मिलियंस ऑफ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। Absolutely. और बड़ा सक्सेसफुली ये सिस्टम काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं आया है। एब्सोल्युटली। मैं आऊँगा सर आपके पास भी, और मैं थोड़ा बजाज सर के पास चलना चाहूँगा। सब आरबीआई की भी सख्त गाइडलाइंस हैं कि बैंक्स को जितने भी गैप्स हैं उनके सिस्टम में, अगर वो किसी भी तरह का अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई पॉसिबल लाइबिलिटीज़ जो अनचाही लाइबिलिटीज़ बैंक के ऊपर आ जाती हैं, जैसे यूको के केस में हुआ है, इनको रोकने के लिए आप लगातार एसेस करते रहें अपने गैप्स को। आपको क्या समझ में आ रहा है सर, कहाँ पर रह गया एक आईएमपीएस का सिस्टम? कौन सी वो वल्नरेबिलिटी थी जो ये संभावित कोई हैकर है या जो भी है इसने कर दिया? देखिए दीपक जी, मेरा मानना है कि ये किसी टेक्निकल डिप्लॉयमेंट के दौरान जो टेस्टिंग की जाती है उसमें कुछ खामी रह गई। और जैसा मेहता साहब ने बताया, ठक्कर जी ने बताया कि जब किसी ने लूप होल आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको एक्सप्लॉइट करने चला गया। अब वो चाहे जोधपुर और बताए गए टाउन के बीच में हुआ हो, पर ये कोई बड़ा लूप होल या उसको आप टेक्निकल फेलियर ना माने, क्योंकि एनपीसीआई का ये जो प्लेटफॉर्म है काफी बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एहतियात बरती जाती है इसको इसकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस में। तो रेगुलरली बैंक्स अपने अपने एंड पर कुछ कंट्रोल्स डिप्लॉय करते रहते हैं। और मुझे जैसा अभी समझ में आ रहा है ये कि किसी डिप्लॉयमेंट के टाइम पर जब कोड इंटीग्रेशन होते हैं तो उस समय जो टेस्टिंग की जाती है उस समय बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से अगर आप एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी में कुछ डिप्लॉयमेंट कर जाते हैं तो ये डिफिकल्टी आती है। अन्यथा जैसा ठक्कर साहब ने भी कहा कि अगर ये जेनेरिक लूप होल होता तो ये पूरे देश में फैल चुका होता। और चूंकि कुछ ही लोगों को पता चला, और मैं तारीफ करूंगा यूको बैंक की कि उन्होंने इस बात को जल्दी पकड़ के इस प्रोसेस को रुकवाया। मेरा ये भी मानना है कि इसमें ऑपरेशनल होशियारी और बरती जा सकती थी, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन तक जब गया
जो सेटलमेंट का प्रोसेस है उसमें बैंक के पास ये पैसा जब सेटल होता है उस समय ये चीज पकड़ी जानी चाहिए थी। पर शायद उस समय वहां पर कुछ और बेहतर काम किया जा सकता था। दीपक जी। ऑल राइट, ऑल राइट। ठाकर साहब, प्रथम दृष्टया अब स्वाभाविक रूप से जांच आगे बढ़ेगी, क्या एग्जैक्टली हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया आपकी नज़र में क्या लग रहा है, ये लूप होल किस लेवल पे निकले? ये यूको, आईडीएफसी फर्स्ट एंड आईएमसी का ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये उसके पूरे ट्रायंगल की ये प्रॉब्लम है, या इन्होंने पूरा आईएमपीएस का जो पूरा सिस्टम है उसको स्टडी किया, उसमें लूप होल निकाला, या पर्टिकुलर बैंक का, 2 बैंक और एक आईएमपीएस, इसके ट्रायंगल का ही कुछ लूप होल निकाला? ये देखिए, जहां तक अभी तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे तो यही लगता है कि ये एज फार जो आईएमपीएस सिस्टम है उसमें बेसिकली बहुत रोबस्ट सिस्टम है, कोई लूप हो और उसके अंदर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं लगती, क्योंकि ये 2 ही बेसिकली इंस्टीट्यूशंस पे लिमिटेड है। अगर वो आईएमपीएस सिस्टम में होता तो परहैप्स पूरी इंडस्ट्री एज सच उससे इफेक्ट होती, और चाहे हैकर हैं या जो कोई भी है वो उसको एक्सप्लॉइट करते। सिंस ये पूरा खाली 2 बैंकों में और 1-2 पर्टिकुलर शहरों के अंदर ही सीमित रह गया है, ये लगता है कि कहीं उनको कुछ, कहीं आइदर आईडीएफसी में या यूको में कहीं उनको कुछ एक सिस्टम में कहीं उनको लूपहोल मिला है जिसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ऑलराइट। और जैसे आप अभी बता रहे थे कि थोड़ा मेन इश्यू होता है कि हमने कितना फास्ट उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो यूको बैंक ने आइडेंटिफाई भी टाइम पे कर लिया, ऑल्दो थोड़ा सा लेट हो गया, अगर थोड़ा और जल्दी करते तो शायद नुकसान और कम हो जाता। खाली इतना ही कह सकते हैं अभी तो इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन है। ऑल राइट सर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि प्रॉब्लम कहाँ रही होगी और किस तरह की वल्नरेबिलिटी को टारगेट किया है जिसने भी ये काम किया। अब सवाल ये होता है कि एक कस्टमर अगर कभी उसके साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो? मैं ठक्कर साहब आपसे शुरुआत करूंगा, फिर मैं बजाज सर के पास आऊंगा। क्या एक कस्टमर की जिम्मेदारी बनती है सर, और एक बैंक की जिम्मेदारी क्या बनती है ऐसे केस में? क्योंकि बहुत हमने टेक्निकल ग्लिच देखे हैं बीते दिनों। एक बैंक में जो है हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो किसी के खाते में चले गए थे, सैकड़ों करोड़ रुपए, फिर वहाँ टॉप मैनेजमेंट को इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस तरह की बातें भी आ जाती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम हो गई, लेकिन भूमिका क्या होनी चाहिए? एक ग्राहक क्या करे? अचानक से कभी पैसा आ गया या अचानक से कभी पैसा चला गया तो? देखिए, अब 2 चीजें हैं, पैसा आना और पैसा जाना। देखिए, पैसा किसी के अकाउंट में गलती से आया है या हैकर्स ने सब किसी का मिलकर ये सारा कुछ किया है, तो कस्टमर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करे कि मेरे खाते में ऐसा कुछ पैसा आना नहीं था, गलती से आ गया है। तो उसमें क्या होगा कि डिडक्शन इमीडिएटली हो जाएगा, और फर्दर कोई नुकसान या फर्दर बैंक सेफगार्ड स्टेप्स ले लेगा कि आगे से ये चीज को दोबारा ऐसे नहीं हो, या वो अपने आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ पे कुछ इशू आया है, सो दैट आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो अगर कस्टमर पैसा निकाल लेता है तो उसके तो वो लाइबल है, लीगली लाइबल भी है बैंक को रिम्बर्स करने में। उसमें तो बिकॉज उसका कोई राइट नहीं बनता, उसकी कोई वो नहीं है कि वो पैसा खाते में गलती से क्रेडिट हो गया है तो वो उसका हो गया। वो तो एक गलती से हुआ है, तो जो उसका फंड्स है ही नहीं उसके। अब रही सेकंड, जब किसी का गलती से अकाउंट डेबिट हो जाता है और पैसा और कहीं डेबिट हो जाता है, जो कि उसने कोई इनिशिएट नहीं किया कोई ट्रांजैक्शन, और किसी फ्रॉस्टर ने उसका, चाहे वो फ्रॉस्टर ने हैक करके किया या कस्टमर का मतलब अकाउंट के डिटेल मिल गया उसके, और उसने उसको एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, तो उस केस में ग्राहक को इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, और वेरियस मीन्स होते हैं, चाहे वो ब्रांच में कर दे, चाहे वो अपना कॉल सेंटर पे जाके फोन कर सकता है, चाहे वो अपना उसकी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है उसके जरिए इमीडिएटली वो इन्फॉर्म कर सकता है। उसमें क्या होता है कि अगर बिल्कुल इमीडिएटली जैसे ही उसका पैसा ट्रांसफर हुआ और इन्फॉर्म करता है, तो बैंक उसकी वो अकाउंट पैसा कहाँ गया उसकी वो उसको ट्रेल मिल जाती है, और अगर वो पैसा सिस्टम से अगर बाहर नहीं निकला, अभी बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही है, तो उसको बैंक उसको फ्रीज करा के
कस्टमर को वापस पैसा दिला सकता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है कि अगर टाइमली इमीडिएट। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक ठीक है सर। मैं बजाज सर के पास आना चाहूँगा। बजाज सर, इसमें एक कंज्यूमर का ये भी रहता है, एक मानसिकता रहती है। हमने कई बार देखा है, ये तो बड़े बड़े अमाउंट हैं तो बड़ी सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन कई बार सैलरी अकाउंट्स में डबल सैलरी आ जाना, एक साथ अचानक से पैसा आ जाना, और एक आम धारणा, मैं एक आम कंज्यूमर की धारणा बता रहा हूँ, पहले तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, अचानक से मेरे खाते में इतने सारे पैसे क्यों आ गए, कहाँ से आ गए। फिर कई बार ये भी होता है कि आ गए हैं तो चलो इसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दो, मेरी गलती थोड़े ना है, ये तो बैंक की गलती है, बैंक भुगते, मेरे खाते में तो आए, मुझे क्या मालूम कहाँ से आए, मैंने साइड में कर दिए। तो एक कस्टमर की भूमिका आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए दीपक जी, मेरा मानना है और विश्वास है कि आम आदमी बहुत समझदार है। मेरा ये मानना है, और मैं जिस तबके को मिलता हूँ, समझता हूँ, जिसको सर्व करता हूँ फ्रॉम पे नियर बाय, बहुत ही गरीब तबका है पूरे भारत का, जिसको हम लोग बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाते हैं। और ये तबका बहुत समझदार है। मेरा मानना है कि एटलीस्ट जिन लोगों से हम सरोकार रखते हैं वो सहम जाते हैं जब ये अनड्यू डेबिट होते हैं या अनड्यू क्रेडिट होते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं दीपक जी, आपने जो देखा कुछ लोगों में वैसी प्रवृत्ति रहती है कि पैसे को लेके चले जाओ, पर जैसे जैसे डिजिटल अवेयरनेस बढ़ रही है, जनसाधारण को ये मालूम है कि ये पैसा ट्रैकेबल है, ट्रेसेबल है, और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। पर मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों का एक टेक्निकल मैसेजिंग अवेयरनेस आवश्यक है। जैसे आपके अकाउंट में जब पैसा डेबिट होता है तो आपको एक अलर्ट आता है कि ये आपके खाते में पैसा डेबिट हो गया है, यदि आपने यह ट्रांजैक्शन नहीं किया तो तुरंत अपने बैंक को सतर्क करें। मेरा मानना है दीपक जी, और ठक्कर साहब मानेंगे ये बात मेरी, कि ऐसे ही क्रेडिट के लिए अलर्ट आना चाहिए कि ये क्रेडिट आपके खाते में हुआ है, अगर ये आपका पैसा नहीं है आप तत्काल अपने बैंक को खबर करें। और देखिए पूरी जनता देख रही है इस बात को जी बिजनेस के माध्यम से, और सब मानेंगे कि मूलतः हम सब ईमानदार हैं। और अगर हमें इस बात का इसकी बात से सचेत कराया जाए कि ये पैसा जो मोहन तंगसाले साहब हमें बताते हैं, एक्स इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ जो हमारे बोर्ड पे हैं, उनका कहना है कि ये अनड्यू इनरिचमेंट गलत है, अनलॉफुल है, और सिटीजन्स को इसकी बात अगर समझाई जाए तो जनसाधारण इसको लेके भागना नहीं चाहेगा पैसा। हर आम आदमी ईमानदार होता है, मैंने ये देखा है। दूसरी बात ऐसी है कि 20 साल पहले जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत था तो हमने पॉजिटिव पे और पॉजिटिव रिसीव पे काम किया था कि मेरे खाते से जब भी कोई चेक डेबिट होने आए तो वो चेक की मुझे अलर्ट आए और मैं उसको अप्रूव करूं, तभी वो पैसा डेबिट हो। और लाइकवाइज मेरे खाते में कोई अनावश्यक अनइन्फॉर्म्ड गलत पैसा तो नहीं जमा कर दे रहा, उसके लिए भी मुझे अलर्ट आए। मैं अच्छा फील कर रहा हूं इस बात को लेके। पिछली बजट मीटिंग में मैडम सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया कि बैंकों को ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए कि अगर अनवांटेड क्रेडिट आपके खाते में ना आए, आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं और बैंक को वहीं का वहीं रिवर्स करवा सकते हैं। ओके। तो ये हालांकि मेरा मानना है कई चीजें टेक्निकली सॉल्व की जा सकती हैं, जो कि अब आज मास लेवल पे जब यूपीआई आ गया है और जनसाधारण इसको सीख पा रहा है, तो ये बेसिक हाइजीन्स हम लोग अपने अकाउंट में अलर्ट नहीं आए, गलत पैसा क्रेडिट नहीं हो, इसकी भी टेक्नोलॉजी है बहुत आसान। हमने जब 20 साल पहले सोची, इंप्लीमेंट की, तो आज इसको कॉमन लोगों तक ले जाना चाहिए। ठीक है बजाज साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि इसमें एक कंज्यूमर, एक ग्राहक की भूमिका किस तरह की हो सकती है, लेकिन एक सवाल पे टक्कर साहब रह जाता है और वो है लायबिलिटी का। कई बार कंज्यूमर सोचता है कि कहीं इसमें कोई मेरी लायबिलिटी तो नहीं हो जाएगी, थर्ड पार्टी फ्रॉड है, मेरा इसमें क्या लेना देना होगा, थोड़ा सा डर भी जाते हैं लोग। थोड़ा किसी भी मामले में हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉड हो, नेग्लिजेंस का मामला हो, डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक, किसी भी मामले में थोड़ा कंज्यूमर एक डरा सा रहता है क्योंकि बात पैसे का होता है। तो क्या इसमें लायबिलिटी का क्या वो है सर, प्रावधान? नहीं, देखिए, एज फार एज कोई भी कस्टमर है, अगर उसके खाते में जो उसका गलती से पैसा आ गया है या किसी फ्रॉडस्टर ने कुछ किया है, तो देखिए, जब तक अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो उल्टा अथॉरिटीज की हेल्प कर रहा है
कि तो कोई किसने कोई फ्रॉड किया है, गलत काम किया है, उसको ट्रेस करने में उसको बिल्कुल भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली उसका कोई इसमें क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर आया है, उसमें उसका कोई रोल है ही नहीं बेसिकली। तो जब वो इन्फॉर्म कर रहा है तो उसको बिल्कुल ये कोई डर नहीं होना चाहिए कि कल को उसको कुछ लाइबल करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। ही इज टोटली सेफ एंड उसको और जहां तक कोऑपरेटिंग, ही इज हेल्पिंग द कंट्री। और सर जहां तक मैं आरबीआई रूल्स को पढ़ पा रहा हूं, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग कस्टमर्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन शैल लाई ऑन द बैंक। तो ये उसको ये क्लियर करने की जरूरत नहीं है कस्टमर को। अगर कोई लायबिलिटी होगी तो वो बैंक अपनी तरफ से वो करेगा, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हूं या लायबिलिटी मेरी या है नहीं। ये सही है सर क्या? बिल्कुल ठीक है, वो जो भी करना है वो बैंक की है। कल को जैसे अगर गलत उसका अकाउंट डेबिट भी हो जाता है तो लायबिलिटी कल को कोई आएगी तो बैंक के ऊपर ही आएगी, उस पे कस्टमर पे कोई भी कभी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है सर। साहब कि जब तक कोई इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं हो जाए। ऑल राइट सर, ठीक। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है इस तरह के केसेस में अचानक से आपके खाते में पैसा आ गया। देखिए मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, ये इंसानी प्रवृत्ति है दो तरह का। एक, ये पैसा कहां से आया, हो सकता है कंफ्यूजन हो, इस वजह से वो रिपोर्ट ना कर रहा हो बैंक को। ये भी होता है कि भाई कहां से आ गया, किसी ने सरप्राइजली तो नहीं भेज दिया। छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं कम से कम कि किसी ने सरप्राइजिंगली मुझे भेज दिया, किसी ने पुराना कुछ पैसा देना हो या पुराना मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ वो तो नहीं आ गया। तो इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ये दोनों परिस्थितियां क्लियर हो गई। बजाज साहब, मेरा आखिरी सवाल अब रहेगा क्योंकि निर्मला सीतारमण साहिबा ने साफ तौर पर कहा है कि डिजिटल इकोसिस्टम की हर बैंक समीक्षा करे, खासतौर से सरकारी बैंक, और पोटेंशियल फ्रॉड्स और हैकिंग इस मामले में भी लग रहा है, उससे अब कैसे सिस्टम को दुरुस्त करना है इस पर इसकी समीक्षा हो। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पार्ट और बैंक्स को किन किन दायरों में ये बात करनी होगी सुनिश्चित? ये बहुत ही बढ़िया, एक तरह से मैं जनादेश ही मानूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदया का, और शुक्रगुजार हूं कि ये वेकअप कॉल्स समय समय पर मिलते रहें इकोसिस्टम को, ताकि हम सब सचेत रहें। और बैंकों में ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी टीम, ऑपरेशंस टीम जो होती हैं, जो रिकंसिलिएशंस करती हैं, वो इसको और सचेत होकर के देखा करेंगी अब, और देखना चाहिए इस पूरे प्रक्रिया को दोबारा। और मेरा मानना है कि जो प्रोडक्ट टीम्स ये सब नई चीजें बनवा के डिप्लॉय करती हैं, उसमें टेस्टिंग का रिगर और डलवाएं। इसको यूएटी कहा जाता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो कि कोई भी नई चेंजेस होती हैं बैंकिंग सिस्टम में तो ये सारी टेस्टिंग एंड टू एंड करी जाती है। इसके अलावा जो बाकी सॉफ्टवेयर कोड हैं, बैंक सारे आप मान के चले, विश्वास रखें इस बात का, हर बैंक बहुत ही पुष्टा आज साइबर सिक्योरिटी से लेस है, इक्विप्ड है। और आज भारत की एटलीस्ट बैंकिंग प्रणाली पे कोई मुझे फील नहीं होता कि कोई खतरा है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनियां आज बैंकों को सपोर्ट करती हैं। काफी बड़ा बजट इसमें डिप्लॉय होता है और काफी बढ़िया ब्रेन्स काम कर रहे हैं बैंकों की टेक्नोलॉजी टीम में, आज बैंकों की प्रोडक्ट टीम में, बैंकों की रिलेशनशिप टीम्स में, जहां की प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट्स कंसीव किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स जनरेट की जाती हैं। पर ये वेकअप कॉल आवश्यक था, ये जागते रहो वाला वाकया है, सीख लेते हुए और वित्त मंत्री महोदया का बिल्कुल निर्देशों का पालन करते हुए बैंक्स इस ओर ध्यान भी देंगे। हमारी मंशा यही थी इस चर्चा के जरिए कि आम लोगों तक सही बात पहुंचे, जागरूकता आए और ये समझने की हम कोशिश करें कि जो ग्लिचेस हैं बैंकों के, ये कब फिक्स होंगे और किस किस तरह की वल्नरेबिलिटीज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, टक्कर साहब थैंक यू सो मच, बजाज सर थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। पहली खबर ये थी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।